अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप सब बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। अब मैंने कल प्रोग्राम की क्लोजिंग पे भी ये बात की थी कि आपने ज़रूर ये दुआ करनी है जब भी आप बारिश के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये बारिश रहमत की बारिश बनाकर भेजे और किसी के लिए बाइस ज़हमत ना बने। दो के इस पूरा वीक बारिशों के हवाले से प्रेडिक्शन है, लेकिन आज सुबह से ही इनफैक्ट रात से ही लेट नाइट से ही जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है और हल्की कभी तेज़ इस तरह से बारिश चल रही है। लेकिन आई होप कि जो सड़कों की सूरत हाल है वो कुछ ख़राब ना हो। हम आगे जाके प्रोग्राम पे इस पर बात भी करेंगे। लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हो रही है दुनिया भर से जो ख़बरें आती हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है और साथ साथ जो भी हम इज़राइल वाला मामला है उसको तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो आलमी मंजरनामा है इस पर बहुत ज़्यादा हैसियत अख्तियार कर चुकी है। नेटो समिट के दौरान अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हालिया हमलों को फैसला कुन और कामयाब करार देते हुए दावा किया है कि ईरान की जौहरी सलाहियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया और अब ईरानी एटमी ताकत बनने की सलाहियत से बहुत पीछे जा चुका है और अगर इसने यूरेनियम अफरोजगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो उसे एक और कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब जी अमेरिकन इंटेलिजेंस की इब्तदाई रिपोर्ट्स और आज़ाद ज़राए के मुताबिक अमेरिकन हमलों के बावजूद ईरान का जो बेसिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो महफूज रहा है और तेहरान की एटमी सलाहियत चंद महीनों के तातुल के बाद दोबारा बहाल हो सकती है। अमेरिकन मीडिया हो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हो, वहाँ के एनालिस्ट हो, उनके दरमियान ये मामला जो है वो शदीद इसमें तजाद पाया जा रहा है। क्या वाकई ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म हो गई है या फिर अमेरिका सिर्फ सफारती बयानियाँ अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है और क्या ये जो हमला है खत्ते में अमन का जो कह लें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई या इससे वाकई ईरान को कोई ऐसा डैमेज पहुंचा। अमेरिकन सदर और उनके काबीना के बयानात और इंटेलिजेंस इदारों की ओवरऑल जो सारी सूरत हाल इस पर हम तज्जिया लेंगे कि जब ये हमले किए गए थे अमेरिका की तरफ से तो जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आकर बात की कि हमने कामयाबी से ईरान की तमाम तर जो एटमी तनसीबात हैं उनको तबाह कर दिया, क्या वाकई वो दावा ठीक था? क्योंकि उसके बाद खुद अमेरिकन मीडिया ने बार बार रिपोर्ट किया, वाशिंगटन पोस्ट का रेफरेंस बहुत सारे एनालिस्ट ने दिया। अच्छा जी, इस पे हम तज्जिया ले लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से हमजा रिफत हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं। हमजा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और अंजा साकिब हमारे साथ मौजूद होंगी, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर है। थैंक यू वेरी मच अंजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। साजिद हबीब साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। अभी हम ये डिस्कशन भी कर रहे हैं, बहुत दिनों से बात ज़हर बहस है कि ये सारा जो एपिसोड है, पहले इजराइल का ईरान पर अटैक करना, फिर अमेरिका का इसमें आना और फिर अमेरिका का अटैक करना, ये इस बात को मेक श्योर करना था कि ईरान एक एटमी ताकत ना बन सके। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये तो कुछ और ही कहानी सुना रही है। मतलब पहले तो ये जंग की तबाहकारियाँ हैं कि इतने अच्छे मौसम में हम एटम बमों की बात करेंगे। I know, right? लेकिन चूँकि टॉपिक है और हॉट टॉपिक है आजकल का, तो देखें जहाँ तक अगर सिर्फ बात करें कि उनकी एटमी सलाहियत ईरान की किस हद तक तबाह हुई है, ये तो ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट ईरान बता सकता है या जब कोई नेक्स्ट कोई टीम जाएगी। लेकिन जिन हम चीज़ों से हक़ाइक़ को देख के हम तज्जिया करते हैं, पहली बात तो ये कि आप अगर नेतन्याहू के बयानात देख लें 2012 में कि ईरान इज़ जस्ट 2 वीक्स अवे, फिर 2015 में, फिर 2019 में, और अभी तो देखिए तो IAEA वो एक एजेंसी जो कि इनको एटमी किसी भी मुल्क की सलाहियत को देखती है, उसने अगरचे एक बयान दिया जिसमें कहा कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अपनी जो हुदूद से बढ़ रहा है। और इस पॉइंट को मैं समझता हूँ कि ये भी एक प्लांटेड था इज़राइल को, अमेरिका को लीगैलिटी देने के लिए कि वो इसके ऊपर अटैक करें।
اور اس کے بعد خود ہی انہوں نے کہا کہ اس چیز کی مذمت بھی کی, سارے ملکوں نے مذمت کی. پہلی بات تو یہ کہ اگر ایران کوئی اتنا بچہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنے ایٹم بم کو ایک بنایا ہوا ہے, وہیں پہ رکھا ہوا تھا, جنگ شروع ہو گئی ہے. اور جیسے اگر آپ ٹیرین کو بھی دیکھیں, دیکھیں آپ ان دا ایئر فورس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہیں جانا ہے تو کس طرح کے ویپن لے کے جانا ہے تو ڈسٹرائے کرنے کے لیے. وہ ایک ماؤنٹینس ٹیرین ہے, نیچے راکس ہیں, اور راکس کے نیچے کوئی سمپل بلڈنگ نہیں ہے, ویری ویری ہارڈن بلڈنگ ہے, جس کو میرے خیال میں تو نیوکلیئر اٹیک میں بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو ابھی آپ نے ہماری بات تو چلو ہم نے کیا کرنی ہے, کل سے سارا امریکی میڈیا, CNN, فاکس, BBC اور برٹش میڈیا ملا کے, اور جن کو ٹرمپ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ بڑا ڈرٹی میڈیا ہے, یہ غلط رپورٹنگ کرنے, اور کیونکہ ٹرمپ صاحب کا بیان ہوتا ہے کہ nobody knows better than I do. تو میرے خیال میں تو اس میں اتنا کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہوگا, اور شاید اب تھوڑا سنبھل کے اگر ایران پہلے نہیں جا رہا تھا نیوکلیئر ویپن کی طرف, تو آئی تھنک اب بڑے زور و شور سے جائے اب گا, ایگریسولی پرسو کرے گا. حمزہ, میں آپ کا کامنٹ اس پہ چاہوں گی. امریکن میڈیا کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, 2 کے پہلے یہ باتیں آئیں, اور جب یہ خبریں انڈر ڈسکشن بھی تھیں, اور ٹرمپ نے آ کر پوری دنیا کو بتایا جی کہ ہم نے بڑی کامیابی سے ایک آپریشن کو کنڈکٹ کیا, اور ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو مکمل تباہ کر دیا. پھر کل خود بھی بات کی کہ تو تھوڑا بہت کیا تباہ, یا تھوڑی بہت بچت ہو گئی ہے. لیکن اب جو امریکن میڈیا جس حساب سے رپورٹ کر رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ یہ جو اٹیک تھا, یہ سارا جو ایک ایپیسوڈ ہوا, اس کا مین ریزن جس کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ تو ہو ہی نہیں پایا؟ دیکھیں, فردو نیوکلیئر سائٹ کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں, یا جو ان کی جو نیوکلیئر فیسلٹی کو اٹھا کے دیکھیں, تو وہاں سے تو ریڈیشن کے بھی کوئی ایسے امکانات نہیں تھے. تو جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو میرے خیال سے کافی کلیئر ہو جاتا ہے کہ دس از مور پولیٹیکل پوسچرنگ, اس کی کوئی ایز سچ ایویڈنس نہیں ہے. یس, انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے, پر یہ کہنا کہ ہم نے مکمل طور پہ نیوکلیئر سائٹس کو اڑا دیا ہے ان اسٹرائکس کے ساتھ, یہ میرے خیال سے بہت بڑی زیادتی ہے پورے آپ کہہ سکتے ہیں انفارمیشن کی ڈسیمنیشن کے حوالے سے, کہ کس قسم کا نیریٹو یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ سے مراد ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی اس وقت واشنگٹن DC کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. دوسرا, کچھ قبل پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 یا 3 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے تھے کہ نیوکلیئر ٹاکس جو ہے ہم ریزیوم کریں گے ایران کے ساتھ. تو ایک طرف آپ بات کریں کہ ہم نے ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے اٹیکس کیے ہیں جس کی وجہ سے دی ادر کنٹری ہیز بین کمپیلڈ to basically eschew its nuclear weapons program. حالانکہ اگر ہم محمد اسلامی کے جو ان کے ہیڈ ہیں ایٹمی جو ایجنسی ہے ایران کے اندر, ان کی اگر آپ بیانات کو سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم پورے ڈیمیج کا اسیسمنٹ کر رہے ہیں, پوری قوم کو ہم لوگ جو ہے آگاہ کر رہے ہیں کہ کس قسم کا ڈیمیج ہوا ہے. اس کے بعد ہم اپنا جو پیسفل نیوکلیئر انرجی کا جو پروگرام ہے, اور اس کی چیز کی تو اعتراف جو ہے IAEA بھی کر رہا ہے کہ اس چیز کو ہم ریسسیٹیٹ کریں گے, دوبارہ اس کو ریوائیو کریں گے, اور امریکہ کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ سے رہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ان کی سٹیٹمنٹس کے اندر فیکٹ چیکنگ نہیں ہوتی. میرے خیال سے ڈیمیج کرنا ایک چیز ہوتی ہے, ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا ایک چیز ہوتی ہے. ایران اس وقت ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ممبر ہیں, وہ کوئی بات اس چیز کی نہیں ہو رہی. حالانکہ یورپ کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ NPT سے اگر وہ نکل جائیں تو بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. تو ایران از بیسکلی گوئنگ ٹو اسٹے دیئر, وہ اپنے پروگرام کو اور زور و شور سے چیز کو چلائے گا. ان کا جو مجلس ہے جو اس کے اندر ایک پارلیمنٹ کے اندر جو ریزولوشن پاس کیا گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈائیورجنسز ہیں, بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کانٹرری سٹیٹمنٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے اندر. اور یہ ہیروشیما ناگاساکی والا جو ایپیسوڈ ہے, یہ تو مطلب پرل ہاربر کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑیں امریکی ہسٹری کے اندر, یہ بہت بڑا ایک کانٹروورشل ایپیسوڈ ہے. اور اس چیز کو اس کانٹیکسٹ کے اندر لے کے جانا, یہ میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ, دس از ویری ڈینجرس پولیٹیکل سگنلنگ. آپ نے امریکی میڈیا کی بات کی, برٹش میڈیا کی بات کی, دیکھیں انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹیک کرنا ہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپیننگ کے اندر انہوں نے فیک نیوز قرار دیا بہت سارے چینلز کو. انہوں نے CNN کو ایکسپلیسٹلی ٹارگٹ کیا تھا نیٹو سمٹ کے اندر, یہ لوگ تو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, ان کی تو مطلب انفارمیشن کے حوالے سے کوئی کریڈیبلٹی ایز سچ نہیں ہے. بٹ دیٹ از ڈونلڈ ٹرمپ فار یو, ہی از ویری انپریڈکٹیبل.
3 दिन पहले वो एटमी ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम तो हम नहीं कहेंगे, जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम उसके वाले से मुज़ाकरात करना चाह रहे थे। अब आके अगर हम उनको देखें तो वो ये बात कह रहे हैं कि हमने तो उनको बॉम्ब कर दिया था, उनको कंपेल कर दिया था। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, पर हम अपनी एनरिचमेंट एक्टिविटीज को तो नहीं, पर हम पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को चलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात को आप फेस वैल्यू के ऊपर नहीं ले सकते। हमजा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि दिस इज डोनाल्ड ट्रंप फॉर यू, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। 2 दिन पहले जो उनकी स्टेटमेंट थी, द फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि उन्होंने ईरान और इजराइल की जो जंग बंदी वाले मामले के ऊपर कही, पूरी मीडिया में हम सब हैरान हो रहे थे और इंटरनेशनल मीडिया भी बार बार उसको कोट कर रहा था कि जितनी फ्रस्ट्रेशन उनकी उसे एक स्टेटमेंट में नज़र आई, क्या अमेरिका अब इतना ही फ्रस्ट्रेटेड हमें नज़र आएगा? क्योंकि अब ज़ाहिर है फेस सेविंग का मामला है, क्योंकि आप एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि जी हमने तबाह कर दिया, उसके बाद फिर आपका अपना मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही है कि जी नुकसान नहीं पहुंचा और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। जी एब्सोल्युटली। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप वैसे एक बड़े एंटरटेनिंग कैरेक्टर हैं। एक जगह आप नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू उनकी जो है एट द टाइम ऑफ द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट थी फॉर द डी एस्केलेशन सीज फायर, अभी भी फॉर द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट सीज फायर की तरफ जो चीज़ें गई हैं, उसके ऊपर भी अगर हम देखें तो यस वो खुद भी कुछ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट इसमें देखते हैं कि देखें इमीडिएट व्हाट डिड इजराइल गेन आउट ऑफ दिस। सो अगर हम इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जो एक पॉलिटिकल अपने मफादात थे जो नेतन्याहू अचीव करना चाह रहे थे कि इस स्ट्राइक से और बाकी ट्रम्प को पुश करके यूएसए की आउटराइट शमूलियत से वो अचीव नहीं कर रहा है, बिकॉज उन्होंने तो लॉन्ग क्लेम किया था जिस तरह इंडिया इंडियन एक ब्लूप्रिंट है कि जी इस्लामिक टेररिज्म का एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला, उसी तरह इजराइल ने भी नंबर 1 जो एग्जिस्टेंशियल जी थ्रेट है वो ईरान को उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिक्लेयर किया हुआ था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है नतान्स के अंदर और इस्फहान के अंदर जो टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑब्वियसली वहाँ से एक जो रिटेलिएशन आनी थी वो एक्सपेक्टेड थी। आर्टिकल 51 के तहत ईरान हैड ऑल द राइट टू सेल्फ डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन देखिए इजराइल ने ये रियलाइज किया है और आई थिंक यूएस ने भी रियलाइज किया है कि अब ये बात सीरिया और इराक जैसी नहीं है। ईरान इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, वहाँ की लीडरशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। देखिए एक तो उन्होंने एक चीज़ ये जो प्रूव करनी थी यूएस के अंदर वो यही थी कि जी हमारे पास भी ट्रम्प लॉन्ग स्टैंडिंग एक हमारी एफिलिएशन है, लेकिन आई थिंक ये चीज़ भी बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। यूएस के भी जो इतने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के कि ही इज नॉट हैप्पी विद व्हाट हैपेंड इन ईरान, आई थिंक ये बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है जो कि पहले नहीं लिया गया। ठीक है। उसके अलावा देखें एट द एंड ऑफ द डे अटैक करना, कोई 4 साइंटिस्ट मार देना, सो कॉल्ड कोई स्टॉक फाइल्स डैमेज करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो नॉलेज को टेक अवे नहीं कर सकते। और जैसे सर ने पहले बात की थी एट द एंड ऑफ द डे अगर ईरान अभी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में प्रोलिफरेशन कर रहा था तो अब मोर देन एवर आपने उनको इनकरेज किया है अनप्रोवोक्ड अटैक के थ्रू, प्लस आपने जो रिजीम चेंज के ऊपर जो बात की जा रही है, तो वन ऑफ द एम्स जो इजराइल का था यहाँ पे कि जी रिजीम चेंज की जाए और ये जो इसका पॉलिटिकल मफादा के ऑब्वियसली पपेट गवर्नमेंट क्रिएट की जाए, आई थिंक ये बिल्कुल ही फेल हुआ है। क्योंकि जो उन्होंने एक्चुअली इवन जो इजराइल ने जो अपना ऑपरेशन राइजिंग लायन करके कहा था वो ऑब्वियसली पहलवी डायनेस्टी को वापस रीइंस्टेट करने की, और इस रिजीम चेंज को बेसिकली इस ऑपरेशन जो ये फेल हुए हैं उसकी वजह से इजराइल ने एक फर्दर अपराइजिंग ट्रिगर की है।
کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسرائیل کی دیکھیں یہی یوزلی اسٹریٹجی رہی ہے کہ دا بیسٹ وے ٹو اوور کم اینی اینیمی از کہ آپ اسیسینیٹ کرنا شروع کریں سینئر لیڈرز کو. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک پوری دنیا میں یہ آیا ہے کہ کبھی بھی یہ چیز کام نہیں آئی. اچھا انزا آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا کیونکہ آپ نے بھی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے. میں چاہوں گی اس میں باقی دونوں گیسٹ کا بھی ایک ظاہرہ اوپینین لے لوں. سر صاحب ابھی یہ جو بات کہی تھی کہ پہلے جب یہ اٹیک کیا بھی گیا تھا اسرائیل کی جانب سے تو شاید وہ سچویشن اس وقت اسرائیل اپنے اس ایک زوم میں تھا کہ جس طرح سے وہ فلسطین کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور پھر یو ایس کا جب اس میں معاملہ ہوا تو پھر وہ عراق اور سیریا والا جو ایک امیج لے کر شاید وہ اٹیک کر رہے تھے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایران نے بہت بھرپور طریقے سے ریٹیلیٹ کیا. ڈو یو تھنک دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ سچ ریٹیلیشن فرام ایران, یا ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ایران اتنا سخت سٹینس اپنائے گا اور ہار نہیں مانے گا ساری صورتحال میں؟ بالکل آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے جس میں جواب بھی آپ نے خود ہی دیا ہے. یہ اپریل سے لے کے اب تک دو بڑی میتھس جو ہے نا وہ بسٹ ہوئی ہیں, ان کو تباہ ہوئی ہیں. پہلی اور یہ دونوں چیزیں میری رائے میں کنیکٹڈ ہیں. پہلگام انسیڈنٹ کے بعد بھارت کا پاکستان کے اوپر حملہ کرنا, اس میں اس کی نومیریکل سپیریورٹی, رفال کی یہ میتھ بہت بری طرح بسٹ ہوئی. ایون انہوں نے پہلی دفعہ ہمارے ریجن میں ڈرونز یوز کیے, وہ بھی اسرائیل کے آپریٹڈ تھے, اسرائیل کے بنائے ہوئے تھے اور ان کی گائیڈنس سے کیے. اور جب انہوں نے یہ اس چیز کو گلف میں لے کے گئے ہیں تو دیکھیں 40 سال سے, بلکہ جب لاسٹ جو میرے خیال میں تو 50 برس ہو گئے جب دوسری عرب اسرائیل وار تھی, اسرائیل تو بڑے ایک زوم میں تھا کہ آئرن ڈوم, 7 لیئر ڈیفنس. اور آپ دیکھیں کہ تقریباً سارے عرب ممالک میں تو پہلی لائن آف ڈیفنس ہے معذرت کے ساتھ, جو اسرائیل کے لیے ادھر سے ادھر میزائل جانے دیتی, ادھر سے. اور ان سب میں سے, اور پھر دیکھیں ہمارے والے ایشو میں یہ تھا کہ وی ہیڈ ماشاءاللہ دی ایئر فورس ڈیڈ ویری ویل. اس نے ایک بنیاد رکھی ایئر فورس نے, اور اس کے بعد ہمارا باقی جو فورسز تھیں جو ہمارے میزائل تھے انہوں نے کام کیا. لیکن ایران کو تو شروع میں تو میں بھی حیران تھا, یار یہ ایئر فورس تو انہوں نے ڈیولپ نہیں کی, کیا کریں گے. لیکن پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ قوم ادھر بھی یونائٹ ہو گئی تھی جیسے یہاں یونائٹ ہو گئی تھی. اور اسرائیل کی جو میتھ تھی ایک آئرن ڈوم کی, سیف سیکیورٹی کی, اس کو بہت بری طرح بسٹ کیا. تو اب جو ٹرمپ صاحب کی جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی بات کو تو ماننا ہی نہیں چاہیے, وہ اگر کہے کہ میں نہیں کر رہا تو وہ کر رہا ہے, اگر وہ کہہ رہے کہ میں کر رہا ہوں تو وہ نہیں کرے گا. تو یہ بات تو بار بار طے ہو گئی. ابھی آپ دیکھیے کہ ایوری ڈے, آج بھی صبح وہ ابھی اور کل بھی انہوں نے نیٹو کی جو تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وی ہیو دی بیسٹ آرم فورسز, وی ہیو دی بیسٹ ویپنز. اس ساری سپورٹ کے ساتھ اسرائیل کو اور سارے نیٹو کی سپورٹس کے ساتھ اور ایک 7 لیئر ڈیفنس کے ساتھ ایران نے جو اس کو ہٹ پہنچائی ہے, آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی متھ ٹوٹی ہے. اور اٹس کا میرے خیال میں ایک ڈومینو افیکٹ ہوگا, جس میں نہ صرف یہ کہ جیسے ابھی بات کی ہمارے ساتھی نے کہ, اور میں نے بھی کہا تھا کہ ایران بڑی شد و مت سے نیوکلیر کی طرف جائے گا اور اس کو سپورٹ دینے والے بڑے ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ جو سیز فائر ہوئی ہے, جو ایک ماسٹر سٹروک تھی میرے نزدیک, وہ قطر کو بتا کہ بھیا یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ امریکہ کے لیے, یہ ماسٹر سٹروک تھی. کیونکہ اس سے آپ دیکھیے کہ یہ 7 کنٹریز جنہوں نے, عرب کنٹریز جنہوں نے اس کو, جن کے اوپر فٹ پرنٹ ہے, پورا ان کا بوٹس ہے امریکیوں کے, ان میں شیورز تھے. اور ان کا بھی پریشر گیا ہوگا اوور نائٹ کہ یہ ابھی تو یہاں سے شروع ہوا ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں سائرن بجنے لگ گئے تھے, عراق میں ہوا, بحرین واز اپ سیٹ کہ وہاں پہ ان کا جو نیول چیز ہے. تو آئی تھنک اس کا ڈومینو افیکٹ ہوگا کہ اب ریجن میں بھی شاید عرب ملک بھی یہ سوچیں کہ امریکہ کی ضرورت کی بجائے ہمسایوں سے اچھا رہنے کی ضرورت ہے. ہاں, یہ آپ نے جو بات کی ہے حمزہ, میں اس پہ آپ کا کامنٹ لوں گی. جو بھی ساجد حبیب صاحب نے بات کی کہ جو عرب ممالک ہیں ان کا رول بھی, اور جس طرح سے ایران نے قطر کے اندر جو ہے بیسس کو اٹیک کیا, ڈو یو تھنک دیٹ واز اے ماسٹر اسٹروک جیسے بھی ساجد صاحب کہہ رہے تھے؟ اور سیکنڈلی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ظاہر ایک پریشر یا انفلوئنس تو کہیں نہ کہیں ان عرب کنٹریز نے بھی کریٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر اگر آپ کی بیسز اٹیک ہو رہی ہیں تو دیٹس اے الارمنگ پوائنٹ فار دیم ایز ویل. دیکھیے دی آنسر از یس اینڈ نو. اگر ہم قطر کی اسپیسیفکلی بات کریں تو ان کے بڑے اچھے معاشی, سیاسی اور ملٹری ٹائز ہیں ایران کے ساتھ.
इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिन्होंने बैलेंस किया हुआ है। और कतारी डिप्लोमेसी को अगर आप उठा के भी देख लें, चाहे वो मीडिएशन हो अफगान पीस प्रोसेस के तालिबान के हवाले से जो उनका दफ्तर खोला गया था दोहा के अंदर, तो और जाहिर बात है अल जजीरा जैसे चैनल्स जो हैं उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, हालांकि छोटा सा मुल्क है, उसको एक रीजनल पावर के तौर पे तस्लीम किया जाता है कतर को। तो उनकी डिप्लोमेसी के हवाले से और उनकी जो क्लोज कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उसमें ईरान इज़ नो एक्सेप्शन। अल उदैद बेस के ऊपर जब अटैक किया गया था तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि इरानियंस ने ऑलरेडी एटलीस्ट हफ्ता पहले कतारी लीडरशिप को ब्रीफ किया था कि हम ये अटैक जरूर करेंगे। और आप देख लें कि कोई सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं हुई, वो ठीक है, मिसाइल्स जो है वो न्यूट्रलाइज जरूर हुए थे। और पर अमेरिकन फोर्सेस के वाले से बासवाए रिजर्विस्ट के वो भी खाली पड़ा हुआ था जो अल उदैद बेस है। बट इट्स मोर अबाउट ईरान पॉलिटिकल पॉस्चरिंग और सिग्नलिंग कि यस हम अमरीकी बेसिस को अटैक कर सकते हैं अगर आपने बुजदिलाना हमले हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स है उसके ऊपर किए हों। पर अगर आप कतारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी कि वो ये कह रहे थे कि हम इस चीज़ को कंडेम जरूर करते हैं, बट द जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम लाइज विद इजराइल, इससे साफ साबित होता है कि कतर और ईरान जो है वो लॉक स्टेप के अंदर थे कि ये चीज़ एक चीज़ होगी और अमेरिकन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है। बाकी ममालिक की अगर हम बात करें, सऊदी अरब की अगर हम बात करें, वो ठीक है, चीन ने रिप्रोचमा जरूर करवाया रियाद और तेहरान के दरमियान, पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं। आप दूसरे अरब ममालिक को देखें तो उन्होंने ईरान का जो अटैक अल उदैद बेस के ऊपर उसको कंडेम किया है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो अरब कंट्रीज हैं जिनमें से बहुत सारों ने इब्राहिम अकॉर्ड जो हैं वो साइन किए थे 2020 के अंदर, बहरीन है, मिस्र है, मगरब के अंदर अगर आप देख लें मराकश है और मुत्तहिदा अरब अमारात है, ये जो सारे ममालिक हैं ये अमेरिका के साथ अपनी रिलेशनशिप को जेपरडाइज नहीं करेंगे और रीजन की तरफ नहीं उस तरह से देखेंगे। उसमें सऊदी अरब जो है वो भी कोई इस मामले में एक्सेप्शन नहीं है। कतर की जहां तक बात है, उनको ब्रीफ किया गया था, उनके ताल्लुकात ईरान के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कतर के ताल्लुकात हमास के साथ भी बहुत अच्छे हैं, तालिबान गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे, विच इज वेरी वेरी रेयर, जिसकी वजह से ये चीज हुई है। पर अभी भी ईरान की अगर हम रिजीम की बात करें, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ओपन अबाउट दिस, रिजीम के हवाले से अरब कंट्रीज बहुत बड़े फैन नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ईरानियन रिजीम के हवाले से बहुत बड़े फैन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि किस किस्म की आप कह सकते हैं इंटरनल डायनामिक्स के अंदर ईरानियन रिजीम जो है वो मुलविस रही है। पर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि रिजीम के गिर जाने से, डिमोरलाइज हो जाने की हम लोग हिमायत करेंगे, क्योंकि उससे इसराइल को एक ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है पूरा, जिसके अंदर फ्रेंडली रिजीम्स उनकी मिल जाएंगे। उनको अरब ममालिक के अंदर तो मिली हुई है फ्रेंडली रिजीम्स। ईरान वॉज द लास्ट फ्रंट। हमें याद रहना चाहिए बशार अल असद की गिरने के बाद शाम के अंदर जब अहमद अल शरा की हुकूमत आई है तो ईरानियन इन्फ्लुएंस जो है और जो इसराइल के हवाले से डिटरेंस जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। तो मेरे ख्याल से कतर और ईरान का इक्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और कतारी डिप्लोमेसी की विक्ट्री है, अमेरिकन डिप्लोमेसी की विक्ट्री नहीं है। ठीक हो गया। हमजा, अंजा और साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे क्विकली ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अंजा साकिब से भी इस हवाले से कमेंट लेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। मेरी टीम बड़ी जज्बाती चल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। बैक एंड पे एकदम से कहते हैं ऑनर है, एकदम से कहते हैं कुछ और है। अच्छा जी, डिस्कशन हमारी जारी है और अभी हम अमेरिका और ईरान के हवाले से तो बात कर रहे थे, लेकिन जो अभी हमजा रिफत हुसैन ने बात की, अंजा मैं सबसे पहले आपका इस पे कमेंट लूँगी। हमजा ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, और उसकी हमने एग्जांपल ये देखी कि पहले वो पाकिस्तान के हवाले से कोई स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद वो तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, फिर हमारे फील्ड मार्शल से मिलते हैं और उनको इन्वाइट करते हैं, आई लव पाकिस्तान, आई लव फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इस तरह की बातें करते हैं। और उसके बाद एक बार फिर उन्होंने उनकी पर्सनालिटी को लेकर डिस्कशन की है। कभी कभी ऐसी सूरत हाल में ना डर भी लगता है जब कोई आपसे ज़्यादा ऑब्सेशन की तरफ आ जाए, तो क्या अगला स्टेप होगा, क्या ऐसी चीज़ होगी, क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आपने सुन लिया कि वो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद फील्ड मार्शल, और इस स्टेटमेंट पे आपका कमेंट। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि देखें, ऑब्वियसली एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में कहीं पढ़ रही थी एक तज्जिया, और बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी को भी ये कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान आखिर किस साइड पे है इस जंग के अंदर। के एक जगह हम वी आर द फर्स्ट कंट्री दैट कंडेम्स द अटैक 13 दिन पहले जो हुआ ईरान के ऊपर। उसके बाद जाके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाज इन द यूएस मीटिंग द प्रेसिडेंट ट्रम्प। उसके बाद जी जाके हम कतर पे हुई हुई जो रिटेलिएटरी अटैक्स हैं उनको भी
कंडेम करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे लेट मी डाइसेक्ट दिस फॉर यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान पहले, कि देखिए हम एक नेशन स्टेट है और हम एक डिप्लोमेटिक स्टेट है। हमारी रिजीम कोई एक्सट्रीमिस्ट रिजीम नहीं है जिस तरह ईरान के अंदर है, या हमने देखा एट द एंड ऑफ द डे सीपैक को भी लेके चलना है, चाइना रशिया उस ब्लॉक को भी लेके चलना है। ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। हम एक ही एनिमी अफोर्ड कर सकते हैं अपने बॉर्डर्स पे, जो कि हिंदुस्तान ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया है। तो हम उधर ईरान को भी हमने एज अ मुस्लिम स्टेट और एज अ फ्रेंडली नेबर वहाँ पे भी हमने बेटर टाइज इस्टेब्लिश करने हैं। हमने ये देखा इन द केस ऑफ अफगानिस्तान, हमने ऑलरेडी तालिबान के साथ भी डिप्लोमेटिक टाइज की पहल की है। उसके अलावा ऑब्वियसली यूएस के साथ हमारी एक हिस्ट्री रही है। इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे अभी हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यूएस की एक हेजेमोनिक जो पावर है उसको डिनाई नहीं कर सकते हम एट दिस पॉइंट इन टाइम एज वेल। तो हमने एट द एंड ऑफ द डे डिप्लोमेटिकली चलना है। देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट पाकिस्तान को अभी इस वक्त प्लीज करना हो रहा है। सो नंबर वन, उनके जो हेजेमोनी को एक थ्रेटन करने के लिए ऑब्वियसली ये वाले ब्लॉक्स है वो भी काफी ज्यादा आई एम श्योर थ्रेटन है। कि जब हमने ईरान के केस में भी देखा तो नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आया था, और उस तरफ सिर्फ इजराइल और यूएस, इंडिया, जर्मनी, यूके वगैरह था। तो ऑब्वियसली एक अगर थ्रेट आता है उनकी इस हेजेमोनिक रिजीम को फ्रॉम द टर्म्स ऑफ पावर बैलेंस, तो ये भी एक चीज है कि पाकिस्तान इसमें की रोल है। सेकेंडली जो उनका इंटरेस्ट है इन ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म, वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होगी, इन द फ्यूचर भी चाहिए होगी, हमने पिछले 20 सालों में भी देखा है। उसके अलावा ऑब्वियसली ट्रम्प का एक जो बड़ा की एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मिनरल्स और इकोनॉमिक कॉपरेशन, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी। तो ये 4-5 ऐसे एरियाज हैं जिसपे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ कोर्स वाज very much capable मेरिट के ऊपर टू स्पीक ऑन दीज थिंग्स। और ऑब्वियसली उनके पास एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री माइट भी है। रिसेंटली वॉर से भी इंडिया के साथ हमने देखा है कैपेबिलिटीज, नॉट जस्ट काइनेटिकली लेकिन नॉन काइनेटिकली। तो यहाँ पे मैं जरूर ये बात कहूंगी कि अभी जो हम अभी काइनेटिक मेजर्स की बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको डाइसेक्ट करते हैं फ्रॉम द नॉन काइनेटिक मेजर्स, लेट्स से इंफॉर्मेशन वॉर के ऊपर या प्रोपेगेंडा के ऊपर। सो अगेन जो डैमेज हुआ है, अगेन हम रिजीम चेंज के ऊपर हमने बात की। उसके अलावा ये कि देखें जो सिंबलिज्म भी है ना जी, ये बड़ा मैटर करता है। सो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स भी क्यों एक इम्पैक्ट ला रही हैं या नहीं ला रही फॉर इन दिस केस इन पर्टिकुलर, और प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट निकल रहे हैं पूरी दुनिया में, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा एक मायने रखती है। कि देखिए इजराइल ने जो अपने रिजीम सिंबल्स डाले थे उसके ऊपर ईरान ने टोटल उनको जो बैकलैश दिया है नॉन काइनेटिकली। आप देखें इवन प्रिजन पे एयर स्ट्राइक्स करना, जहाँ पे और पॉलिटिकल प्रिजनर्स टॉर्चर होते थे, ये एक अगेन ईरानियन पीपल की तरफ से एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। उसके अलावा अगेन इजराइल की जो डूम्सडे क्लॉक है उसको बॉम्ब करना, उसके अलावा जो ईरान ने फिर ईरानियन स्टेट ब्रॉडकास्टर जो था उसके ऊपर बॉम्ब करना। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा की और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की मीडिया का यहाँ कितना बड़ा रोल है। तभी जो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स है वो भी एक लूज स्टेटमेंट्स है, जो एक लूज कैनन ऑलरेडी पीपल एक्सपेक्ट दैट, लेकिन फिर भी इतना बड़ा उनका इम्पैक्ट क्यों आ रहा है। जी दूसरी केस है कि इन दिस पर्टिकुलर एरिया अगेन आई थिंक ये एक बिल्कुल ही इसको रुख दूसरा दिया जा रहा है गजा से अटेंशन निकालने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल को एक फॉर्म में शिकस्त मिल चुकी है ईरान के साथ में। अच्छा हमजा भी आपने गजा से अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के हवाले से बात की। हमजा मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी। पहले अभी अब जो स्टेटमेंट हम सुना भी रहे थे उसमें उन्होंने पहले जी बात की कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक सीज़ फायर कराया, फिर अब इजराइल और ईरान का मामला है, और अब उन्होंने कहा है जी कि मैं इजराइल और फ़लस्तीन वाला जो मामला है इसको भी सीज़ फायर की तरफ लेके जाऊंगा। पहले एक चीज़ को सपोर्ट करना, जो कि हम जानते हैं कि इजराइल को अमेरिका की एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, फिर उसके हवाले से स्टेटमेंट्स देना, एक प्रोपेगेंडा होना, और उसके बाद कहना कि नहीं वी डोंट वांट एनी वॉर। ये तो अमेरिका के अंदर भी लोग सवालात उठा रहे हैं, इवन पॉलिटिशियंस, रिपब्लिकन्स, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट कि हम दूसरों की जंगों का हिस्सा बन रहे हैं और फिर एक तरफ हम पीस की बात कर रहे हैं।
देखिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस को अगर आप उठा के देखें, आइजनहावर से लेके आप जॉर्ज बुश से लेके ओबामा से लेके आप जो मर्जी बात करें, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन को देख लें, उनके डॉक्ट्रिन्स के अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी थी। यहाँ पे आपको एक मर्क्यूरियल अप्रोच नजर आ रही है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के हवाले से, क्योंकि हमें देखें डोनाल्ड ट्रंप इज अ ट्रांजैक्शनल लीडर, he is not a statesman, he is not a he's actually a rank outsider। वो वाशिंगटन के जो आप कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं रहे हुए। तो जब वो इस तरह का जब आदमी आ जाता है पावर के अंदर, तो उसके अंदर आपको सीज फायर्स की भी बात होगी, आपके पास वो कशीदगी को बढ़ाने वाली भी बात होगी, थ्रेट्स भी इशू होंगे, अमन की भी बात होगी। गाजा की अगर हम बात करें, देखें गाजा का सीज फायर के ऊपर यही तो बात है ना इजरायली जाहिरियत की, कि एक तो ईरान के जो एटमी प्रोग्राम है या पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, उसके हवाले से मुज़ाकरात चलने थे। जो इतवार है, पिछले इतवार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ओमान के अंदर हमने, बल्कि पिछले से भी पिछले इतवार की बात करूँ, ओमान के अंदर टॉक्स होने थे ईरानियन डेलीगेशन और अमेरिकन डेलीगेशन के दरमियान, कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से हम किस तरह की एक चीज। मैं एनालिस्ट से कुछ एनालिस्ट से इतफाक नहीं करता जो कहते हैं कि JCPOA जो 2015 वाले जो डील है उस किस्म का होगा। काफी कशीदगी थी, काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे ईरानियन और अमेरिकन डेलीगेशन के दरमियान। उसके बाद अगर हम गाजा की सीज फायर की बात करें, तो गाजा के अंदर भी हमास ने भी कुछ जो नुकात हैं उसके ऊपर एतराज उठाया था जब सीज फायर टेबल जो सीज फायर प्रपोजल टेबल हुआ था, और इजराइल भी बात कह रहा था कि हॉस्टेजेस के बगैर जो है वो हम सीज फायर के ऊपर नहीं आएंगे। दे आर रियलिटीज इन द मिडल ईस्ट जिसको डोनाल्ड ट्रंप अंडरकट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर हम सीज फायर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो उन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बातचीत की थी, एक तो बात यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जाना अमेरिका में, इट इज अ स्ट्रेटेजिक रीसेट। हिंदुस्तान की मीडिया को आप उठा के देखें, इतना ज्यादा विट्रॉयल और प्रोपेगेंडा और नॉनसेंस उन्होंने फैलाई है कि क्यों फील्ड मार्शल गए हैं, क्या ट्रंप अथॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं। सबसे बड़ी अथॉरिटेरियन रजीम तो न्यू दिल्ली के अंदर बैठी हुई है। दूसरा यह है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस हुई हैं, शशि थरूर जैसे बंदे, और ये मैं कई दफा जिक्र भी कर चुका, शशि थरूर जैसे बंदे जब वहां पे जाते हैं और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप का क्लियर कट पॉलिसी है कि पाकिस्तान भी एक प्लेयर है साउथ एशिया के अंदर, हिंदुस्तान भी एक प्लेयर है, और हम पैरिटी चाहते हैं दोनों के दरमियान। मैं पिछले स्पीकर से इत्तेफाक करता हूं, मिनरल्स के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, देयर इज अ लॉट दैट पाकिस्तान एंड अमेरिका कैन कलेक्टिवली अचीव। और हमें याद रहना चाहिए यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर्स इन द कंट्री। हमारे स्टूडेंट्स जो है चाइना कम जाते हैं, अमेरिका जाते हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर। एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, अमेरिका का प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। पर रही बात सीज फायर्स की, देखिए सीज फायर्स आप कुछ हद तक कह सकते हैं पब्लिक पॉस्चरिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको मजल आउट करना चाह रहे हैं। वाशिंगटन से लेकर सियाटल से लेकर सैन फ्रांसिस्को के अंदर एहतजाज हो रहा था कि ईरान के हवाले से आपने उनको अटैक नहीं करना, फिर वो मिसाइल स्ट्राइक्स हो गए, तो डोनाल्ड ट्रंप हैड टू रिट्रीट अ बिट। ये सारी चीजें जो हैं एक इट्स अ मिक्स्ड बैग, आप बहुत एक वेरिएबल को पॉइंट आउट नहीं कर सकते सीज फायर के हवाले से। और सीज फायर का सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट्स हैं वो दो मुल्क हैं, एक इंडिया है और इजराइल है जो अमन नहीं चाहते। गाजा के हवाले से सीज फायर के, हमास के जो है फ्लेक्सिबल है, ईरान फ्लेक्सिबल था, पर जिस किस्म के अटैक्स हुए हैं तो ईरानियन रजीम इस काफी इम्बोल्डन हो चुकी है। ठीक है साजिद अभी साहब, मैं जो अभी हमजा से भी मैंने सवाल किया कि जो सीज़ फायर वाला मामला है, कहीं ना कहीं यूएस का जो रोल रहा है इस सारे मामले में, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया हो और अभी हम जो ईरान इजराइल मामला देख रहे हैं, डू यू थिंक कि ये जो हमजा की बात को मैं चाहूँगी आप आगे बढ़ाएं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक या डिप्लोमेटिक मूव्स थी दे वर क्वाइट इम्पैक्टफुल, और दुनिया को समझ में आई कि हम चाहे मिलिटरीली हो या हम डिप्लोमेटिकली, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ हमजा साहब से कि अगर आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं तो बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मैंने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को डिप्लोमेसी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखा। और अभी जो फील्ड मार्शल आसिम की जो विज़िट थी वहाँ पे बहुत तकलीफ़ हुई भारत में, उसको अभी तक हो रही है उनको। और आज तो सुबह सुबह उन्होंने फिर नेटो के इजलास में उनकी तारीफ़ कर दी है। ऑल्दो अल्लाह हम पे रहम करे, हमें अपनी अमान में रखे। हमने पहले मैंने अपने सवाल को पुट ही अल्लाह की अमान में रखने के हवाले से किया था कि ये भी खतरनाक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे हमजा साहब ने कहा कि जो ट्रंप है ही इज़ नॉट अ स्टेट्समैन, जो कि मैं कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, वर्ल्ड लीडर होते हैं, ट्रंप को मैं कहता हूँ ही इज़ अ स्टेटमेंट्समैन। वो एक स्टेटमेंट बताता है तो इसका मतलब होता है कि ये मैंने नहीं करना। लेकिन अब गेटिंग बैक टू डिप्लोमेसी, बहुत ही शानदार हमने कामयाबी हासिल की अपने मिलिटरीली, जो हमने सक्सेस की उसके साथ डिप्लोमेसी में भी। और आई थिंक जैसे अनुज साहब ने कहा, शशि थरूर को तो अमेरिका में उसके बेटे ने क्वेश्चन किया कि वेयर आर दी पहलगाम के प्रूफ, सबूत कहाँ हैं उसके। तो उनका बहुत बड़ा फेलियर था
और पाकिस्तान आई एम श्योर कि अभी थोड़ी जो स्पेकुलेशन लोगों के ज़हन में है कि ये ट्रंप ने फिर तारीफ़ कर दी है तो इसके क्या होगा, बट आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट जो है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ये बड़ी ही एहसन तरीके से आगे जाएंगे और उनको जाना चाहिए कि अगर देखें अमेरिका से हम बिगाड़ नहीं सकते। अभी तक इट्स अ बिग सुपर पावर, हमारे ट्रेड रिलेशन में बड़ा हमारा उसमें बहुत ज़्यादा इनके साथ ट्रेड का जो हमारा एक मेजर चंक है इनके साथ है, बट आई एम श्योर कि हम इसमें अपने जो हार्ड कोर हमारे साथ खड़ा रहा है चाइना, उसको हम साथ लेके चलेंगे। और मैं ज़रा सी गुजारिश करूंगा कि एक मिनट के लिए कि मेरे नज़दीक ये दोनों इंसिडेंट कनेक्टेड थे और रिजीम चेंज इन माय ओपिनियन ईरान में एक बहुत बड़ी कोशिश थी चाइना को कंटेन करने की, बिकॉज चाइना इसकी जो कोई पिछले 30 बरस से यूनिपोलर वर्ल्ड है, चाइना उसको ख़त्म करने जा रहा था। उसके साथ रशिया खड़ा है, उसके साथ ईरान है, पाकिस्तान है, टर्की है, मलेशिया है और बड़ी कंट्रीज़ हैं। तो ये लास्ट मेरे ख्याल में जब देखें ना रज़ा पहलवी को लाने की कोशिश की गई, बड़ा ही फुसफुसा था एक उन्होंने वो किया, क्योंकि अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो सबसे पहला था वो सीपैक है। तो आप इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे आके चाबहार में एक ऐसी हुकूमत आ जाती जो कि इजराइल और अमेरिका की सपोर्टेड होती, तो ये सारा क्या बनता हमारे सीपैक का, चाइना का। तो और प्रैक्टिकली आई एम श्योर हमजा साहब और हमारे जो साथी दे वुड नो, दो बहुत ही एक हाई फाई किस्म के शिप्स जो चाइनीज़ थे, जो कि चाइना ने एक तो हमें साबित कर दिया कि साइबर गेम में उसने बड़ी हेल्प की है, दे वर देयर। और दूसरी एक स्टेटमेंट याद रखिए जो मैंने कहा था ना कि कतर वाली मास्टर स्ट्रोक थी, वो कतरी भाइयों को बता के सही कहने वो की थी। आप जो रशिया के प्यूटन के नंबर 2 हैं सिक्योरिटी में, दिमित्री जो पहले इनके 2012 से 20 तक इनके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट, many countries are willing to give, ready to give nuclear warheads to Iran. Delivery means तो इसके पास थे, not कि overnight आने थे कर लेने थे, but this was to show कि रशिया whole heartedly इनके पीछे खड़ा है। तो I think it's a failure for the Americans, failure for the Israelis, failure for India. इन दोनों को जिनको सपोर्ट थी, मेरे नज़दीक ट्रंप की पूरी सपोर्ट थी हमारे खिलाफ भी और ईरान के खिलाफ की, दोनों को शिकस्त हुई है। दोनों को शिकस्त हुई है। अंजा, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी बिल्कुल, मैं यहाँ देखिए 2-3 चीजें जरूर क्विकली आपको बता दूं। सो नंबर 1 जी, हम जब बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे अब इसका फ्यूचर क्या हो सकता है और हाउ लाइकली इज अनदर स्ट्राइक ऑन ईरान, सो उसके अंदर आई थिंक कि यूएस के जिस तरह पहले भी मेंशन किया गया कि एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप ने पुल आउट किया था JCPOA से। सो एट द एंड ऑफ द डे इस तरह की कोई अगर न्यू ट्रीटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे यूरोपियन पावर्स का एक की रोल होगा। जैसे कि यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, अगेन डिप्लोमेटिक हल की तरफ अगर हम जाते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है कि इन तीनों कंट्रीज ने ऑलरेडी इरानियन फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले थे अराउंड द 20th of June, और यूरोपियन यूनियन के भी जो पॉलिसी चीफ थे उन्होंने भी यूएस की स्ट्राइक्स के ऊपर एक अवर्जन जाहिर की थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पीस प्रोसेस या अगर एक ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो कि इनहैंस्ड मॉनिटरिंग की तरफ जाता है और इस कमिटमेंट की तरफ जाता है कि अगेन पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा, तो आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन इंटरवेंशन के थ्रू पॉसिबल है। अगेन यूएस आई थिंक विल डेफिनेटली एक्सेप्ट अ पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन आई थिंक यहाँ पे ईरान का भी जो एक होप है वो यूरोप की तरफ जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी लगता है कि जो डायनामिक्स हैं जी एट दिस पॉइंट इन टाइम, वहाँ पे ऑलरेडी अगेन हमने देखा है कि कुछ नई स्ट्रेटेजिक वैल्यूज उभर के आई हैं सामने, कि जिसके अंदर अगेन रिजीम चेंज वाली बात के ऊपर आई थिंक देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। और जी ठीक है हमजा, मैं चाहूँगी आप भी इस पे ऐड कर दें, मुझे ब्रेक लेनी है। अंजा की बात को आगे बढ़ाते हुए एनीथिंग यू वांट टू कंक्लूड? नहीं, वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के हवाले से मैं बात कर रहा था कि ईरान डजंट हैव अ सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड एट दिस पॉइंट इन टाइम।
ये मैं व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल भी कोई भी देख रहा है कि इसराइल के अंदर डिमोना का शहर है, वहाँ पे शिमोन पेरेस रिसर्च सेंटर है। इसराइल के पास इस वक्त 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, उसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो यू सी अ ग्लेयरिंग डबल स्टैंडर्ड कि ईरान को प्रेशराइज किया जा रहा है, इसराइल के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे, और इसराइल इज द ओनली न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन द मिडल ईस्ट। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया आपका भी, अंजा आपका भी बहुत शुक्रिया, और साजिद हबीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और इस वक्त जो ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी थी, सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन इसमें अमेरिका का जो रोल है उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। और साथ साथ जो अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि उनके इस ऑपरेशन के नतीजे में ईरान के अंदर जो जौहरी तनसीबात है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, लेकिन अमेरिकन मीडिया हो, अमेरिकन एनालिस्ट हो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हो, सब कुछ इसके बरक्स बता रही हैं। और इस पर भी बहुत सारे जो लोग हैं उनके सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आप कुछ मौसम की बात करेंगे। आज सुबह सुबह बारिश को हम डिस्कस कर रहे थे जी। पंजाब में लाहौर, खुशाब, भलवाल और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त बारिश जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जी ये जो गर्मी है इसका ज़ोर टूटेगा, और बल्कि इनफैक्ट टूट भी गया है बारिश के बाद। बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में भी प्री मानसून सीज़न का आगाज़ हो चुका है, और बल्तिस्तान डिवीज़न के अंदर भी बारिश के इम्कानात है। महकमा मौसमियात ये कह रही है कि 1 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, और जिसके नतीजे में जो पानी जमा होने के साथ साथ बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। इस दौरान जी मानसून हवाओं में शिद्दत भी एक्सपेक्टेड है, जिससे मौसम में नुमाया तब्दीली आएगी। और हमने आपको पहले भी बताया था कि इस साल जो मानसून बारिशें हैं उनका मामूल से 25% ज़्यादा होने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला 40 से 60% ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड होने की प्रोडिक्शन की गई है, जिसके पेश नज़र जी PDMA और दीगर जो इदारे उनको अलर्ट रहने की भी हिदायत की गई है। बारिश के जो मुमकिन असरात हैं उससे निपटने के लिए क्या इदारे तैयार हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इरफान अली काठिया साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल हैं PDMA के पंजाब के, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मानसून सीज़न का आगाज़ हो गया है, बारिशें हो रही हैं, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जी इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, तो इस हवाले से PDMA ने क्या तैयारियां की हुई हैं, हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी हमारा प्री मानसून का पहला स्पेल है वो 22 से 25 पूरे पंजाब के लिए वो आया, और उसके बाद अब ये जो मौसम बना है ये अब प्रॉपर मानसून स्टार्ट हमारा होने जा रहा है। और पिंडी से और नॉर्थ साइड से हमारी ये बारिश इसका आगाज़ है, और फिर आगे पूरे पंजाब तक ये हालिया जो सिस्टम है इसकी आउटरीच है। तो इस ज़मन में मैं ओवरऑल इस साल की जो मानसून की हमारी प्रोजेक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो यही हैं कि पूरे पाकिस्तान में 20 से 25% बारिशें ज़्यादा हैं। और अगर मैं PDMA पंजाब और पंजाब की बात करूँ तो 16 से 20% बारिश पंजाब में इस दफ़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है कि इस जो अबव नॉर्मल रेनफॉल है इसका जो महवर और मेन इसका जो फोकस है वो नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब हैं, जिसमें गुजरात डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न अप टू उकाड़ा और फैसलाबाद। तो इन अजला में 40 से 60% बारिश अबव नॉर्मल है। तो इसी ज़मन में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर थ्रू आउट पंजाब एक स्पेशल डीसिल्टिंग कैंपेन हो रही है, क्योंकि जब ये बारिश अबव नॉर्मल होगी और ख़ास तौर पे इन जो नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें तो डेफिनेटली अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना वो जनरेट होगा। तो इसी ज़मन में ऑलरेडी मल्टीपल साइकिल्स में थ्रू आउट पंजाब ऑल वासाज और लोकल गवर्नमेंट्स वो डीसिल्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर रही हैं, जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, वाटर कैरिंग चैनल्स और तमाम वो गुजरगाहें पानी की जिनमें से बारिश का पानी गुजरता है उन तमाम की सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो रिवराइन की, क्योंकि जब ये कैचमेंट
ایریاز میں زیادہ بارشیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے ریورائن فلڈنگ کا بھی فینومینا وہ جنریٹ ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس سال کی جو اوور آل مونسون ہے اس میں ایک ویسٹ ورڈ شفٹ کی پریڈکشن بھی ہے، اور جب مونسون کی ویسٹ ورڈ شفٹ کی میں بات کرتا ہوں تو اس سے مراد کوہ سلمان پہ بارش ہے جو ڈی جی خان اور راجن پور کو اور وہاں کے ٹورنٹس کو ضرور متاثر کرے گی۔ تو اس زمن میں بھی وہاں پہ بھی ڈی سلٹنگ کا کام باقاعدہ وہ اس کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تمام پنجاب کے ایسے ولنریبل ایریاز کہ جہاں پہ اربن فلڈنگ یا ریورائن فلڈنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ جتنے بھی ریسورس موبلائزیشن ہے وہ آلریڈی تمام فلڈ فائٹنگ ایکوپمنٹ اور دوسرا ریلیف ایکوپمنٹ اس کی پری پوزیشننگ اس کو انشور کر لیا گیا ہوا ہے آلریڈی۔ کنٹیجنسی پلاننگ تھرو آؤٹ دا پنجاب، وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، ڈپارٹمنٹل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ وہ کنٹیجنسی پلاننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے پی ڈی ایم اے میں وہ پوری طرح سے فعال ہے 24/7، اور وہ پوری طرح سے رابطے میں ہے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز جتنے بھی ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی بھی ایونچویلٹی ہوگی تو جو لوور ٹینٹیکلز ہیں ان کو پراپرلی فوراً الرٹ کیا جائے گا۔ تو یہ چند وہ چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کے توسط سے پبلک نیوز کے توسط سے عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ جب تھنڈر سٹارم اور کلیئر سٹارمز کی یہ ونڈ سٹارمز کی پریڈکشن ہوتی تھی تو اس کے پیش نظر کچھ نقصانات جو جانی اور مالی وہ بھی ساتھ ضرور ہوتے تھے۔ تو اس لیے اس سال ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم اے کا ساتھ دینا ہے، تاکہ جب بھی کبھی اس طرح کا الرٹ ہو جس میں خدا نخواستہ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات پیش آتے ہیں، اسی طرح الیکٹروکیوشن یا لوگوں کے بجلی کے کرنٹ لگنے کے واقعات آتے ہیں، جب بجلی کے کھمبے یا تاروں کے پاس چھوٹے بچے جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر اگر پبلک بھی انشاءاللہ پی ڈی ایم میں اور پنجاب گورنمنٹ کا ساتھ دے گی تو مجھے یقین ہے کہ یہ مونسون بھی ہمارے صوبے کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اچھا فائنلی صاحب، مختلف جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، ناسا وغیرہ، جب وہ اپنے سیٹلائٹ امیجز بھی دکھاتے ہیں تو اس میں پاکستان کے اندر جو سیلاب ہے اس سے ریلیٹڈ ایک ہی پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے۔ پی ڈی ایم میں اس صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے؟ ظاہر ہے آپ لوگوں کی تیاری بھی ہوتی ہے، اور ہمیں تھوڑا سا سیلاب کے خطرات کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ خطرات موجود ہیں، اور اگر ہیں تو اس کے لیے تیاری اوور آل کیا کی گئی ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا پرٹیننٹ یہ کوسچن کیا، لیکن دیکھیں کہ ابھی جو اس وقت کی صورتحال، ہم اگر ریورائن فلڈنگ کے خدشات کی بات کریں تو جتنے بھی واٹر ریزروائرز ہیں وہ پاکستان میں ہوں، جس میں منگلا تربیلا ہمارے میجر ریزروائرز ہیں، یا پھر وہ جو انڈین کیچمنٹس میں اور انڈین سائیڈ پہ تھین، پونگ اور بھاکھڑا ڈیمز ہوں جو ہمارے ایسٹرن ریورز کو متاثر کرتے ہیں، تو یہ تمام جو میجر ریزروائرز ہیں دونوں سائڈز کے، یہ اپنی ٹوٹل کیپیسٹی کا ابھی صرف 20 سے 25 سے 30% ہی یہ فیلڈ ہیں۔ تو میننگ دیر بائی کہ تقریباً 70 سے زیادہ % ان کی تمام ریزروائرز جو ہیں ان کی کیپیسٹی ابھی رہتی ہے، اور پانی کی اس وقت جو سوائل موئسچر کو دیکھیں تو ہیٹ ویو کا بھی سامنا رہا پورے پنجاب کو اور اوور آل پاکستان کو، اور اس وقت سوائل موئسچر بالکل وہ ریکوائرڈ لیول پہ ہی نہیں ہے کہ جس میں ہماری ایگریکلچر فلرش کر سکے، ہماری فصلیں وہ جو پھل پھول سکیں۔ تو پانی کی اس وقت پاکستان میں اور پنجاب میں بالخصوص خاص طور پہ ضرورت بھی ہے، اور ہم اپنے ایگریکلچرل پرپزز کے لیے شارٹ فال کا آلریڈی شکار ہیں۔ اب بات رہی کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی سسٹم جنریٹ ہوتا ہے کہ جو ہماری جو انڈین کیچمنٹس ہیں اور گلیشیل میلٹنگ ہے اور یہ سارے فینومیناز مل کے پھر ہمارے ریورز میں فلو بڑھتا ہے تو کسی بڑے سیلاب کا پیش خیمہ، تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں جیسے میں نے گزارش کی کیپنگ ان ویو دی ریزروائر سچویشن اور سوائل موئسچر، ابھی ایسا کوئی خدشہ فوراً وہ نظر میں نہیں ہے، لیکن بالکل اسی کے لیے سارا سال تیاری ہوتی ہے، اور تمام جو ریورائن فلڈنگ سے پاسبلی متاثرہ اضلاع ہو سکتے ہیں، یہ پنجاب میں تقریباً 20 اضلاع ہیں ایسے، ان تمام میں خاص طور پہ اس تیاری کو پوری طرح سے فلڈ فائٹنگ اکوپمنٹ، لوگوں کے ریلیف کے لیے جو بھی کوئی اس میں میئرز ہوتی ہیں ان کو تمام کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہوا ہے، اور
خدا نخواستہ اگر کبھی کوئی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی پنجاب گورنمنٹ ریہیبلیٹیشن میں بھی سب سے زیادہ فورتھ کمنگ رہتی ہے. لیکن ابھی جو حالیہ صورتحال ہے اس وقت تو آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایگریکلچرل پرپزز کے لیے ہماری نہریں وہ اپریل اور مئی میں بھی پانی کی فراہمی نہ ہو سکے اور ہمیں نہریں بند کرنی پڑے. اس سال پچھلے سال اس سال ہمارے ساتھ یہ ہوا کیونکہ نارملی یہ صرف نومبر دسمبر میں نہریں بند ہو کے اور ان کی بھل صفائی اور وہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس دفعہ پانی کی شارٹیج کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی. تو اس وقت خدا نخواستہ کوئی بالکل بہت بڑے کوئی ریورائن فلڈنگ کے چانسز ابھی اس وقت وہ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے عرفان صاحب, تھوڑے سا اب ہمیں پی ڈی ایم کے جو ریسورسز ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائے گا. ظاہر ہے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نخواستہ ایسے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہم فیس کرتے ہیں تو اس میں ہماری جو سول ڈیفنس سروسز ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ فوجی اہلکار ہیں وہ بھی ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. تو اوور ٹائم کیا آپ لوگوں کے ریسورسز میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے کوئی اقدامات ہوئے ہیں کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہتر ہوئی ہوں, اور اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی, پی ڈی ایم میں پنجاب پوری طرح سے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسپیکٹرم ہے آف دی پروونس آف پنجاب اس میں پوری طرح سے 2010 کے بعد سے یہ لیڈ لیے ہوئے ہے. اور یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو حالیہ گورنمنٹ نے اور چیف منسٹر پنجاب نے تھرو آؤٹ پنجاب یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارا رسک اسیسمنٹ سروے ہو رہا ہے جو کسی بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے اس کی بیس ہے. دوسرا اسی طرح پورے پنجاب میں پراپر آؤٹ ریچ اور ٹائملی رسپانس کے لیے ہمارے پاس جو ویئر ہاؤسنگ کی فیسلٹیز ہے جس میں فلڈ فائٹنگ ایکوپمنٹ اور فلڈ ریلیف ایکوپمنٹ اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے, وہ تھرو آؤٹ پنجاب ابھی اس حالیہ گورنمنٹ نے اور چیف منسٹر پنجاب نے یہ ایک ڈیولپمنٹ اسکیم کے تھرو اس کو انشور کیا. اور اب نئے ویئر ہاؤسز ہمارے سرگودا, پنڈی, راجن پور, جھنگ یہاں پہ بن رہے ہیں. تو یہ وہ تمام, اور اس کے علاوہ جو ریسکیو 1122 ہے وہ ایز سسٹر آرگنائزیشن ود پی ڈی ایم میں وہ پوری طرح, اور ان کو ہم تمام جو لاجسٹک سپورٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات کے اوپر وہ پی ڈی ایم میں پنجاب فراہم کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا فرسٹ رسپونڈر ان آل سچ ایونچولیٹیز اینڈ ایمرجنسیز اینڈ ایویکویشن پروسیسز دے آر کمپلیٹڈ بائی ریسکیو 1122 ان پنجاب. تو پوری طرح, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سیلاب سے پہلے, ہر سیلاب کے سیزن سے پہلے موک ایکسرسائزز ہوتی ہیں, اور اس سال بھی تینوں موک ایکسرسائزز جس میں تمام ایکوپمنٹ کو, پرسنل کو, ان سب کو, ان کی فنکشنالٹی کو وہ انشور کیا جاتا ہے. اور ان موک ایکسرسائزز کے ساتھ اپنا سیلاب سے اور ممکنہ اس طرح کی کسی بھی ایونچولیٹی سے پوری طرح سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاری کو یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے جو جانی اور مالی نقصان کو کم سے کم کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. عرفان نری کاٹیا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں پنجاب. موجودہ صورتحال موسم کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کی جو تیاری ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی بریک کے بعد واپس آ گئے. لاہور میں جو رونق ہوتی ہے, جو گہما گہمی ہوتی ہے, اور جو ہم کلچرلی کتنے رچ لوگ ہیں وی آل نو, اور اس کو جس طرح سے ہم پورٹری بھی کرتے ہیں دنیا بھر میں, لیکن بہت سارے ٹیبوز ہیں جو ود ٹائم خواتین بڑھ چڑھ کر ان کو بریک کر رہی ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے, بہت پازیٹیو امیج کے ساتھ. آپ کو آج کل یا انفیکٹ بہت عرصے سے, ویسے تو کووڈ کے ٹائم کے اوپر سائیکلنگ اور سائیکلنگ کا جو آئیڈیا تھا وہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا. لوگ نارملی راتوں کو گھروں میں فیملیز وغیرہ جاتی تھیں اور سائیکلنگ کر رہی ہوتی تھیں, لیکن اب سڑکوں پہ آپ کو کچھ باہمت خواتین سائیکلنگ کرتی ہوئی آئی ایم شیور نظر آتی ہوں گی, جنہوں نے جو کہ کانفیڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے, خود اعتمادی کی علامت سمجھا جاتا ہے. سپر گرلز آن بائک کے نام سے جی جانے والا خواتین کا یہ گروپ ہے جو مختلف سائیکلنگ ایونٹس ہو, ٹرپس ہو اور اویئرنیس کیمپینس کے ذریعے خواتین کو باور کرا رہا ہے کہ یہ جو روڈز ہیں یہ ہر ایک کے لیے ایکولی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ کچھ
कुछ भी साइकिलिंग करना चाहती हैं, मोटरसाइकिल चलाना चाहती हैं, वट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू ऑन द रोड्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी ग्रुप की कुछ ख़वातीन रिप्रेजेंटेटिव्स। हम ज़रा इनके इस ग्रुप का आइडिया लेंगे, सुपर गर्ल्स ऑन बाइक। ये आइडिया कैसे आया, फिर इस पे अब जब ये कितने मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ जी। हमारे साथ माहम तारिक मौजूद हैं जो कि कोच हैं, इसके साथ साथ ज़ैनब शाह हैं और मिसबा शाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों कोर मेंबर्स हैं और उनके साथ इनकी कोच है। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आज स्टूडियोज़ में आए हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो मिसबा साहिबा मैं आपकी तरफ आती हूँ, हमें थोड़ा सा अपने ग्रुप का बताएं। सुपर गर्ल्स ऑन बाइक कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ, कितने मेंबर्स हैं? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो यही है कि हम अपना मैसेज जो है वो उन तक पहुंचा सकें जिन तक अभी तक हम नहीं जा सके। सुपर गर्ल्स ऑन बाइक्स बेसिकली हमारा जो नेटिव साइकिलिंग ग्रुप है वो है क्रिटिकल मास लाहौर, विच इज़ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ साइकिलिंग, और उनके अपने एक ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रमोट साइकिलिंग, और like we can go through the objectives of critical mass Lahore as well. तो जब हमने स्टार्ट किया ना क्रिटिकल मास के साथ तो बहुत कम लड़कियां होती थी। हम इसलिए ज़्यादा शायद कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया था, तो वो हम आपस में बहुत एंजॉय करते थे। तो जब हमने रेगुलर बेसिस पे साइकिलिंग शुरू की तो फिर हमें ख़्याल आया कि क्यों ना हम जो दूसरी लड़कियां, अगर जैसे एक लड़की अकेली आ गई है ना तो वो हमें फ़ील होता था कि शी इज़ शाय, या वो लेफ्ट आउट फील हाँ, अपने आप को लेफ्ट आउट फील करती है, क्योंकि बॉयज़ में सम टाइम फीमेल्स नहीं भी कंफर्टेबल होती। तो उस वक्त फिर हमें ख़्याल आया कि अगर हम फीमेल्स का, क्योंकि वी आर ऑलरेडी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो वो जब हमने स्टार्ट किया तो आप यकीन करें हमें इतनी लड़कियों की तरफ से भी बहुत वेलकमिंग और बहुत अप्रिसिएशन मिली। और फिर इसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों तक पहुंचना है, तो फिर हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया, और दैट वाज सो ओवरवेलमिंग कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। फीमेल्स जिनकी एक ना अंदर से जैसे ख्वाहिश होती है ना कि हमने भी बस उनको एक मौका, अपॉर्चुनिटी नजर आई, एग्जैक्टली, लाइक वे आउट नहीं था ना हमारे पास, तो काइंड ऑफ हमें देख के, क्योंकि हमने सोशल मीडिया को फिर काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया टू रीच आउट टू दोज फीमेल्स जो करना तो चाहती हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म। अच्छा ज़ैनब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अब तक आपकी टीम में कितने मेंबर्स आ चुके हैं और आप लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं? ऑन एंड ऑफ रेगुलर बेसिस पे साइकिलिंग कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ कोई इवेंट्स है या कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं? जी बिल्कुल, रेगुलर बेसिस पे तो होती रहती हैं। वी हैव एन ऑल गर्ल्स राइड एवरी सैटरडे, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसमें कोई भी आ सकता है, इवन फर्स्ट टाइमर्स भी होते हैं। वो इजी राइड होती है सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए, और लाहौर को एक्सप्लोर करते हैं, तो लाहौर की खूबसूरती को हम अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करते हैं, और इट्स अ वेरी फ़न राइड एंड इट्स अ वेरी इंक्लूसिव राइड। तो कोई भी मैसेज करता है, कॉल करता है कि हमने ये राइड ज्वाइन करनी है, हम कहते हैं प्लीज़ ऑफ कोर्स आएँ। और जो कोर मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हर एक को हेल्प करते हैं। जो हमारी कोच है माहम, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ट्रेनिंग्स भी देती हैं कि साइकिल अगर कोई अकेले, दे आर सम मेंबर्स जो अकेले भी राइड करती हैं मीटिंग पॉइंट पे आने के लिए, क्योंकि ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है विच इज़ चीप, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आप यू नो सड़क है, आपके पास एक बाइसिकल है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। सो बहुत लोगों को, लड़कियों को, ख़वातीन को ये एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस तरह मिल रहा है कि ओके देयर आर सो मेनी अदर विमेन हु आर डूइंग दिस, तो मैं भी कर सकती हूँ। और नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ मोटरसाइकिल, तो साइकिल पे वो क्यों ना यहाँ से वहाँ जाएं। तो बेसिकली ये सड़कों को थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि हम भी ओन करें और सड़कें हमें ओन करें, कि हमारी भी है। आई एम ग्लैड। अच्छा माहम, जाहिर है अभी जैसे ज़ैनब ने बात की कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं बिकॉज लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम
ट्रेनिंग नहीं होती, जैसे अब अकेले जाना है या प्रैक्टिस नहीं, बिकॉज मैं एक और पॉइंट भी बाद में रेज ज़रूर करूँगी कि हमारे पास जो रोड्स हैं वो भी बाइसाइकिल फ्रेंडली नहीं है, मतलब लोगों को हैवी ट्रैफिक में से जाना होता है और उसके लिए ज़ाहिर है बाइसाइकिल चलाना आपकी लाइफ का मामला, अगर आप रोड पे चला रहे हैं तो यू हैव टू बी ट्रेन। तो आप इन ख़वातीन के साथ कब से एसोसिएटेड है और आप किस तरह की ट्रेनिंग्स और साइकिलिंग को लेकर इनको सिखाती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैं ख़ुद जो है मेरा अपना 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है साइकिलिंग का, लेकिन सुपर गर्ल्स के साथ आई थिंक 4 to 5 इयर्स हो गए मुझे। क्योंकि मिसबा शाहिद जो कोर मेंबर है जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, शी इज़ माय स्टूडेंट एज वेल, इन्होंने भी साइकिलिंग मेरे से ही सीखी थी। तो वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था कि जब ये सीख सकती हैं तो इनको देख के और भी फीमेल्स आई कि हमें भी सीखना है। तो वो एक बैरियर जो एज का होता है या मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, वो वहीं पे टूट गया हुआ था। वो ये इतनी बड़ी एक मोटिवेशन बन गई थी सबके लिए कि मुझे जिसको भी अगर कुछ बताना होता था तो मैं बस इनको सामने कह देती थी रोल मॉडल के तौर पे ये है एंड यू कैन बी लाइक हर। तो एक वो चीज़ होती है। और दूसरा ये कि 2-3 बीच में इश्यूज ये आते हैं कि कई जगह पे ऐसा होता है कि साइकिलिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो उनके लिए पर्सनल ट्रेनिंग्स होती हैं कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे 3-4 सेशंस के अंदर उनको सिखाते हैं, क्योंकि इस अर्ली एज में जाके सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गिरने से डरता बच्चा है, बड़ा बच्चा गिरने से नहीं डरता क्योंकि उसने छोटे लेवल पे गिरना होता है, बड़ा हमेशा गिरने से डरता है। तो वो डर जो है ना वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कई ऐसे भी ख़वातीन होती है जिनको साइकिल चलानी आती है बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम लोग रोड पे जा सकते हैं कि नहीं, रोड अवेयरनेस नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनके लिए 2 तरीके कार होते हैं। एक ये होता है कि यहाँ उनके साथ 1-2 सेशंस हो जाते हैं अकेले में, या तो दूसरा ये होता है कि जब हमारी सैटरडेज़ राइड होती हैं तो मैं खुद उनके साथ राइड करती हूँ, उनको असिस्ट करती हूँ और उनको रोड अवेयरनेस देती हूँ। लाइक हमारा एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी एक राइड चल रही है, तो मेरा काम उस राइडर पे फोकस होता है कि मैंने इसके साथ रहना है और इसको मैं गाइड करूँ। तो वो एक हमारा एक तरीके का होता है जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और इसी तरह हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ती जाए। लवली लवली। अच्छा मिसबा साहिबा, ये जो बड़ी अच्छी बात की माँ हमने कि जाहिर है लेटर एज में जाके हम तो अपनी प्रैक्टिस हम आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं ना, घर में बैठ जाते हैं, हमने नहीं करना, मतलब हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि बस भाई अब हमारी बस हो गई है। यू नो, आपने कब रियलाइज़ किया कि नहीं आपको साइकिल भी चलानी है और आपको अपनी फिटनेस पे भी काम करना है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Actually I thought about it because of the fitness. Okay. क्योंकि आपको पता है ये तो हमारा लाइफ टाइम स्ट्रगल होती है, वेट लॉस और ये सारा। तो कोविड जब आया ना 2018 में, तो उस वक्त आई रियलाइज़ कि देयर हैज़ टू बी सम एक्टिविटी कि जो बाउंड्रीज़ के अंदर, लाइक आई वाज लिविंग इन अस्करी, वन ऑफ द अस्करी एट दैट टाइम, तो उधर उन्होंने अलाउ किया ना फर्स्ट टाइम कि यू कैन गो आउट विद इन दी सोसाइटी ना। तो उसमें कुछ लोग वॉक कर रहे थे और कुछ लोग साइकिल भी कर रहे थे। तो फिर मुझे ना देख के ख्याल आया, मैंने कि जो है ना साइकिल ज़रूर आनी चाहिए। मुझे साइकिल नहीं आती थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर आई कॉन्टेक्टेड वन ऑफ दी एडमिन ऑफ क्रिटिकल मैथ्स लाहौर। मेरी एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस कराया कि अगर तुमने साइकिल करनी है तो ही इज़ द राइट पर्सन। तो उन्होंने फिर मुझे माहम से कनेक्ट किया और माहम माशाल्लाह शी इज़ अमेजिंग कोच। इसने मुझे स्क्रैच से, मुझे तो पेडल पे पाँव भी नहीं रखना आता था। मेरे बच्चे जो है ना वो मेरा मजाक उड़ाते थे। सी अब आप उनको रोज साइकिल चलाया करो और उनको भी साथ भगाया करें कि चलो मेरे साथ। मुझे कहते हैं कि बस कर दे। वो घर पे बैठे होते हैं, ये साइकिल पे वो कहते हैं कि माँ को कहते हैं माँ गलती हो गई है। बट आई थिंक एवरीवन अपनी कोचिंग वापस लो, कोचिंग वापस ले लो। हाँ, लाइक आई नेवर लुक बैक सिंस देन। तो मेरे हिसाब से मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगी कि इट इज़ सच एन हेल्दी एक्टिविटी कि फ़िटनेस तो है ही है, लाइक इसमें तो कोई सेकंड है ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस गेन किया और मैंने इंटरेक्ट किया ऐसे ऐसे लोगों के साथ, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। ऑनेस्ट टू गॉड मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सिर्फ ये है कि एरिया वाइज थोड़ा सा ना हमने नोटिस किया है, दिस इज़ बेसिकली द एजुकेशन। यू नीड टू एजुकेट द पीपल। इफ़ यू सी अ वुमेन साइकिलिंग ऑन द रोड तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है ना, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। आई कैन इमेजिन। क्योंकि कुछ एरियाज़ में तो एक्सेप्टेंस है
लाइक लोगों को इतना ऑड नहीं लगता कि फीमेल राइडर इज़ गोइंग, और क्योंकि देखो जब आप साइकिल करते हो ना तो उसका एक अटायर होता है दैट इज़ फॉर सेफ्टी रीजंस एज वेल। आप शलवार कमीज़ में कर सकते हो बट लॉन्ग रूट्स नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें आपके कपड़े अगर खुदा ना खास्ता ज़रा सा भी साइकिल के टायर में फंस गए तो आपको इंजरी हो सकती है, आई एम श्योर। तो वो जो एक एक्सेप्टेंस है ना, हाँ, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम साइकिलिंग अटायर को ज़रूर फॉलो करें। हम हेलमेट्स, ग्लासेस, ग्लव्स, जॉगर्स, मतलब लाइक सारा हमारे, और जो भी नई कोई फीमेल राइडर हमारे पास आती है तो हम उसको हमसे ये सेशन ज़रूर दिलवाते हैं कि एटलीस्ट इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आए कि साइकिलिंग करनी है तो साइकिलिंग अटायर में करनी है। आज हम इसी लिस्ट में आए लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं कि हमने फिर सुपर गर्ल्स की ये जैकेट्स पर्टिकुलरली बनाई हैं जस्ट टू शो दिस कि ठीक है। अच्छा ज़ैनब, आप मुझे बताएं, आपने भी फिटनेस पर्पस से साइकिलिंग स्टार्ट की थी या नहीं? कोविड के टाइम पे आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी कि कुछ तो करे ना, तो आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ? मेरा एक्चुअली जर्नी स्टार्ट बचपन में हुआ था। मैं पेशावर में बड़ी हुई हूँ और हमारे सोशल चेंजेस जिस तरह आए हैं वो मैंने नोटिस किए हैं कि बचपन में 7-8 साल की उम्र में मैं और मेरा भाई जाते थे, साइकिल पे ही हम घूमते फिरते थे, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो आई यूज्ड टू साइकिल, मुझे शौक है साइकिलिंग का, आई एंजॉय इट। फिर मैं लाहौर आई तो अराउंड 2011-2012 में मैंने क्रिटिकल मास के साथ साइकिलिंग की। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं वापस चली गई और आई केम बैक आफ्टर मैनी ईयर्स। फिर मुझे पता चला क्रिटिकल मास के थ्रू सुपर गर्ल्स का पता चला और मुझे ये इतना पॉजिटिव एक ग्रुप लगा, इनकी एनर्जी मुझे इतनी अच्छी लगी कि दे आर सो इंक्लूसिव एंड सो हेल्पफुल। मुझे यहाँ पे आफ्टर 10 इयर्स साइकिल चलाना काफ़ी मुझे मुश्किल लगा बिकॉज ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तो इट वाज अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट एंड आई फील कि लोगों में एक्सेप्टेंस कम हो गई है ओवर द इयर्स, सो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट नाउ। तो पहले कुछ दिन तो मैं बहुत डर डर के साइकिल चला रही थी, मुझे लगता था कि को मार देगा मुझे, somebody is going to hit me। या तो आपको खुद बच के चलना है सड़क खुद पे, बच के चलना चाहिए। even though I feel as an environmentalist also, I mean ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों हम डिस्करेज करें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सड़कों को सेफ़ होना चाहिए सबके लिए। वी नीड टू मेक इट सेफ़। अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप क्रिटिकल मास का ग्रुप निकालेंगे तो आप उनके साथ राइड कर सकते हैं। आप वैसे भी अब देखिए यूरोप में प्राइम मिनिस्टर्स तक साइकिल करके अपने काम पे जाते हैं। सो मुझे ये बहुत पॉजिटिव और एक हेल्दी चीज़ लगती है, विच आई होप इवेंचुअली पाकिस्तान में भी, क्योंकि देखिए आदमी तो चला रहे हैं हमारे, हर कोई इज़ नॉट एन एलीट जो गाड़ी ड्राइवर के साथ फिर रहा है। सो अ लॉट ऑफ पीपल वो दे हैव टू गो ऑन अ बाइसिकल। तो औरतों के लिए भी ये एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि औरतें भी पढ़ने जा रही हैं, काम करने जा रही हैं, तो व्हाई नॉट मेक इट ईजियर फॉर देम। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दैट। और अभी माहम से भी, माहम मैं ये क्वेश्चन करूँगी, आप भी जब आपकी जो स्केड्यूल्ड राइड्स होती हैं आप लोग प्लान करते हो सैटरडे को, बट रोड्स के हवाले से हमारे यहाँ जो लेन की पाबंदी है, रोड सेंस तो ज़ीरो है ना, मतलब मैं लगता है ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है आपका रोड पे जाके किसी भी सूरत में, आप किसी भी राइड पे हो। साइकिल बाइसाइकिल फ्रेंडली जो साइकिलिस्ट है उनके लिए भी कोई ऐसी लेन्स नहीं है, चंद एक रोड्स पे नज़र आती है और वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम है तो बाइक्स और गाड़ियाँ घुस जाती हैं। सो कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये इसको इनकरेज करने के लिए हमें लोगों को भी अवेयरनेस देनी है और स्टेट को भी कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम लेने कि आप साइकिलिंग को इनकरेज करें और ऐसी स्पेसिफिक लेन्स बनाएं बाइसाइकिल के लिए। जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि एक वो जगह जहाँ हमारा सारा कुछ हो रहा है, मतलब कि एक रोड है जिस पे सारा कुछ निर्भर है, हमारा सारा कुछ, तो वो ही अगर सेफ़ नहीं होगा तो हम मज़ीद लोगों को कैसे इंटरेक्ट कर सकेंगे। जैसे कि अभी मिसबा जी ने भी बात की और ज़ैनब ने भी बात की कि अटायर के बारे में लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज अ प्लेयर, तो मैं अपने घर से स्टेडियम तक साइकिल पे जाती थी, तो वो रास्ते में मुझे इतना कुछ सुनने को मिलता था कि कोई पास से गुजर रहा है, कोई कुछ आवाज़ दे रहा है, कोई कुछ, तो तंग आके मुझे ये करना होता था कि मुझे अपने हेयर टाइट करके ऊपर जिप अप करके पूरा ऐसे खुद को कवर करना पड़ता था कि मैं लड़का लगूं।
کہ اگر یہ لڑکا اور مجھے ہینڈ فری لگانی پڑتی تھی تاکہ میں آس پاس کی آوازوں کو اوائڈ کر سکوں. تو وہ جب میں لڑکا لگنے لگ گئی تو لوگوں نے چھیڑنا بند کر دیا. تو جب ان کو پتہ ہوتا تھا یہ لڑکی ہے تو وہ بہت زیادہ کومنٹس آتے تھے. خیر آہستہ آہستہ فور دا پیسج آف ٹائم خاص طور پہ کووڈ میں اس چیز کی چینجز آئی ہیں. ابھی کچھ ایریاز میں ایکسیپٹنس ہو گئی ہے. لائک اگر ہم بات کریں ڈی ایچ اے والی سائڈ کی یا گلبرگ والی سائڈ کی, یہاں پہ ایکسیپٹنس ہے. لیکن اگر ہم بات کریں ابھی بھی اندرون ایریا کی, وہاں پہ ٹوٹلی بالکل ایکسیپٹنس نہیں ہے. جیسے آپ نے بات کی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی, تو ہمیں یاد ہے لاسٹ ویک ہم نے اندرون شہر میں رائڈ کی تھی, وہاں پہ سب لوگوں کا باری باری بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا. اچھا امیزنگلی اندرون لاہور میں تھوڑی سی ایکسیپٹنس ہے کیونکہ شاید وہاں پہ ٹورسٹ ٹرن اوور ہے, تو وہ نا ہمیں پھر پاکستانی نہیں سمجھتے, وہ ہمارے سے انگریزی میں بات کرنا شروع ہو جاتے, کہتے ہیں ویئر آر یو فرام. لیکن وہاں پہ بھی لوگوں نے اتنا ہمیں وہ اس قسم کا نہیں. اور ہم اپنا روٹ جو روٹ ہوتا ہے وہ چوز کرنے میں ہم لوگ اتنے پکی ہیں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں 1-2 دن پہلے جا کے خود وہ روٹ ریکی کر لیتے ہیں, اور کہ روٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, دین ہم روٹ چینج کرتے ہیں. ہم نے 2-3 روٹ ہمارے فائنلائز کیے ہوئے کہ وہ روٹ ہمارے فائنل ہے ان کیس. اور ایون دو کہ ہم نے اپنے دوسرے ممبرس کو بھی یہ اوپن انویٹیشن دیا کہ اگر وہ کہیں پہ جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی آپشن ہے تو ہم خود جاتے ہیں پہلے, وہ روٹ چیک کرتے ہیں, وہ اوکے ہے فار دا سیفٹی پرپز, تو ہم پھر وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ سائیکلنگ کا تو مسئلہ اپنی جگہ, ہمارے یہاں گاڑیوں میں بھی اگر میں خواتین کو آبزرو کروں نا, اگر وہ سگنل پہ بیچاری کہیں رکنا ہی ہے, مجبوری ہے, پیپل ول میک شیور کہ ان کے شیڈز لگے ہوئے, پھر بھی وہ گاڑی کے اندر دیکھ لیں ایک بار کہ کیا ہو رہا ہے, کون بیٹھا ہوا ہے, کیسے بیٹھا. یہ تو آپ پھر بائی سائیکل کی بات کر رہی ہیں. گاڑیوں میں بھی آئی فیل کہ سم ٹائمز میں انکمفرٹیبل ہو جاتی ہوں کہ کیا ہو, مطلب آئی ایم سٹنگ ان مائی اون کار. تو یہ جو ایکسیپٹنس ہے, مصباح صاحب میں آپ سے سوال کروں گی, کیسے آئے گی, ہم کیسے ایجوکیٹ کریں گے اپنے. مجھے لگتا ہے خواتین تو جو کر رہی ہیں اس معاملے میں, ہمیں اپنے گھروں میں بھی یہ ایکسیپٹنس لانے کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا جو مین مطلب ون آف دی آبجیکٹیوز میں سے یہ سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے ٹو میک دس ایز اے نارمل تھنگ, کہ لوگوں کو نا یہ نہ فیل ہے کہ ایسے کر کے دیکھیں گے جی لڑکی چلا رہی ہے. لائک اب اسکوٹیز گریجولی ایکسیپٹنس آنا شروع ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اگر فیمیل سائیکلسٹ اگر سڑک پہ جا رہی ہے نا, تو اس کو بھی ایک نارمل چیز کے طور پہ لینا شروع کر دیں. اچھا, اس کے لیے وہی بات ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کو, کہ اگر فیمیلز کو ایز اے فیمیل نہ لیں پلیز, ان کو ایک ہیومن بینگ بھی لے لیں. کیونکہ بینگ جیسے آدمی لوگ سائیکل چلا سکتے ہیں, اگر فیمیل گاڑی چلا سکتی ہے, موٹر سائیکل چلا سکتی ہے, اسکوٹی چلا سکتی ہے, تو وہ سائیکل بھی چلا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں بی میجر ٹول فار آس ٹو ایجوکیٹ. اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ ہم یہ جو لائیو شو ہے اس کی بھی تھوڑی لوگوں کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت لوگ بہت ایکٹیو ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو افیکٹولی یوز کریں, اور ہم کر رہے ہیں, لائک ہم کانسٹنٹلی اپنی رائٹس اپلوڈ کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی فلم کرنے کا بہت شوق ہے, میجر جو ہمارا آبجیکٹیو ہے نا, وی آلویز فلم آور رائٹس جسٹ ٹو لائک یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ ہم کر رہے ہیں تو باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں, جسٹ ٹو میک اٹ اے نارمل تھنگ. اچھا زینب, ابھی یہ مصباح صاحبہ نے بات کی, بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم آپ نے بھی جیسے بھی اپنے پشاور کا ذکر کیا, ایک سوئچ آیا ہے اینڈ چینجز فار گڈ آئی گیس, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں کامن ہونی چاہیے. میں صرف خواتین کے سائیکل چلانے کے حوالے سے نہیں, فٹنس ریلیٹڈ بھی جو ہمارے گھر پہ خواتین ہیں, ہماری امیاں ہیں, بھابیاں ہیں, موسٹلی دے ڈونٹ پریفر کہ وہ جم جائیں یا کوئی اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی کریں. سو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی فار دا سیک آف فٹنس؟ آئی تھنک دیکھیے فٹنس جنرلی پاکستان کے اربن ایریاز کے لیے بہت میجر پرابلم ہے.
جو رورل ایریاز ہیں وہاں نہیں ہے. وہاں پہ کیونکہ عورت گھر سے نکلتی ہے, کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے, اس کو بہت ایکسرسائز مل رہی ہے اور اس کی خوراک بھی بہت بہتر ہے. شہروں میں تھوڑے لمیٹیشنز بھی زیادہ ہیں. آئی فائنڈ کہ شہروں میں لوگ تھوڑے زیادہ بیکورڈ تھنکنگ ہیں, لیس ایکسیپٹنگ ہے, اور رورل ایریاز میں لوگ زیادہ فیمیل امپاورمنٹ کی بات کریں تو اوپن اینڈ فرینڈلی. اینڈ گھروں میں یہ ہے کہ ایک آئی ووڈ لائک ٹو یو نو سے سم تھنگ اباؤٹ دا ارلیئر کویسچن آلسو, کہ گھر میں یو نو سڑکوں پہ لوگ تب بھی ایکسیپٹ کریں گے جب ان کے گھر کی خاتون جائیں گی وہ ساتھ لے کے. جیسے سی ایم ایل کے یہاں پہ بہت بالکل انیشل جو سٹارٹر تھے انیشل ممبرز میں رافع عالم صاحب, وہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے تھے. تو ان کو دیکھ کے اور لوگوں نے بھی اپنی فیملیز کو لانا شروع کیا. پھر خواتین فیلٹ سیف آلسو کہ یہ بہت اچھا ایک ماحول ہے. تو گھروں میں ایسے ہی ہوگا, ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ عورتیں کام کرتی ہیں. عورتیں یہ بالکل مسکنسیپشن ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے کہ سڈنلی عورتیں انڈیپینڈنٹ ہوگی, ایسا نہیں ہے. پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں ورک فورس زیادہ فیمیلز بناتی ہیں. گھر میں ان کو ٹائم نہیں ملتا ایکسرسائز کرنے کے لیے, ان کے پاس اور بہت کام ہوتے ہیں کرنے کو. اینڈ ناٹ ایوری ون, آئی تھنک گوئنگ ٹو دا جم آلسو از اے لگژری. یہ ایک لگژری ہے کہ ہم پے کریں اور ہم جائیں جم اور ٹائم نکالیں. تو اگر ہم اپنے گھر کی باہر کی سڑک پہ واک کر سکیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہر عورت کو ایک 30 منٹس اے ڈے چاہیے ٹو انوائنڈ. اسٹریس لیولز بہت زیادہ ہے, اور خواتین کام بھی باہر کر رہی ہیں نہیں کر رہی, ان کے اندر گھر کے اندر بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں. سو دے نیڈ, اینڈ اف اے مدر دا میٹریارک آف دا فیملی, اف شی از ہیپی, آپ کا گھر خوش رہے گا اور ہیلدی بھی رہے گا. کھانے کی چوائسیز ان کی وجہ سے ہوتی ہیں, لائف اسٹائل چوائسیز ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. سو آئی تھنک ویمن پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول, جو پچھلی جنریشنز میں ایکسیپٹ ہو رہا تھا. ابھی فار سم ریزن ویمن ہیو ٹو فائٹ فار اٹ کہ آپ ہماری بات سنیں, اور میں امپورٹنٹ ہوں, وہ ہے امپورٹنٹ, اس لیے دیر از نو ڈاؤٹ. دیٹ ڈزنٹ ٹیک اوے دا امپورٹنس. جیسے اگر ہم سائیکل سڑک پہ چلا رہے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آدمی آنا بند کر دیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنی ہی رائٹ ہے بوٹی ملے کہ ہم بھی جائیں, ہم بھی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کریں. اور پہلے کرتے تھے. آئی تھنک پہلے اٹ واز لوگ, یہ ڈیوائڈ نہیں تھا عورت اور آدمی میں اتنا, ابھی ڈیوائڈ ہو گیا. سو ایز لائک یو سیڈ ویری رائٹلی, گھر سے ہی ہوگا. آپ اگر اپنے بیٹے کو اسپورٹس کے لیے انکریج کریں تو بیٹی کو بھی کریں, کیونکہ یہ ایک نیچرل, دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود بینگ ماڈرن, اٹس جسٹ ہیومن. آپ کی ہیلتھ, آپ کی بایولوجی رائٹ, یو نو, مطلب ہم ایکوالٹی یا اکویٹی کی بات کریں تو دس از سم تھنگ وی آل یو نو وانٹ, کہ ہم اگر ہر جگہ پہ خواتین کی ریپرزنٹیشن کی برابری کی بات کریں, ڈزنٹ مین کہ ہم کسی کو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. برابری, کیونکہ اس کو بڑا مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے برابر کیوں آنا چاہتے ہیں. ہم برابری بھی نہیں نہ کریں, ہمیں صرف ایکسیپٹ کر لیں. اچھا, اب میں یہ چاہ رہی تھی کہ ایز ہمیں یہ اپرچونیٹی ملی ہے, لیٹ اسٹارٹ اے کیمپین کہ ہم along with the fitness یہ to bring into our lifestyles کہ اگر ہم short distance rather than to take out car, اگر ہم سائیکل پہ مطلب جسٹ ایز اے بگننگ کہہ لیں کہ ہم شارٹ ڈسٹینس کو جو ہے نا وہ ایک ٹارگٹ کر لیں کہ ہم نے اگر میرے گھر سے نیئر بائی جو مارکیٹ ہے, گروسری اسٹور جانے تو آپ سائیکل پہ چلے جائیں. وہ جو آپ نے بار بار دہی لینا ہے تو یہ لینا ہے, تو اپنے اس کو بھیجنے کی بجائے لیٹس اسٹارٹ ود دی شارٹ ڈسٹینس سائیکلنگ. تو وہ پھر آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ پھر اگر ایز اے کیمپین لے کے چلیں گے تو پھر اور پھر نارملائز بھی ہونا شروع ہو جائے گا. وین یو ول سی دا گرلز آن سائیکلس, ٹھیک ہے ابھی لانگ ڈسٹینس کے لیے ہمارے پاس روڈ سیفٹی کے پرابلمس ہیں اور ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, لیکن شارٹ ڈسٹینس آئی وڈ سے کہ ہمیں ایز اے کیمپین ہر فیمیل جو ہے دے آر میچور انف کہ دے کین گو ٹو دیٹ
लवली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैम इन द एंड आप ये बताएं कि अगर मैं एक हूँ, मुझे साइकिल चलानी है, मुझे बेसिक साइकिल चाहिए, मेरा काम चल जाएगा उससे? चल जाएगा. अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपने अगर कह दिया ना कि मैंने साइकिल चलानी है, बात वहीं से स्टार्ट हो गई. चले जी, मेरे पास साइकिल है, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई थी, कोविड के टाइम पे चल रही थी, तो अब उसको हम दोबारा एक्टिव करेंगे. थैंक यू वेरी मच लेडीज़, बहुत शुक्रिया. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोग इतने सारे टैबूज को ब्रेक करके रोड्स पे जाती हैं और ये कैंपेन चला रही हैं. थैंक यू वेरी मच मिस्बा साहिबा. ज़ैनब आपका भी बहुत शुक्रिया. एंड माहम आपका भी बहुत शुक्रिया. हमारे साथ जी सुपर गर्ल्स मौजूद हैं और आपको पता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और हमें एक्सेप्टेंस लानी है. ये भी जो बात कर रहे थे कि घरों से एक्सेप्टेंस आएगी और उसके साथ साथ आप रोड्स पे जा रहे हैं, अगर आप कोई मर्द हैं या कोई लड़के हैं या किसी भी जेंडर से हैं, तो प्लीज़ खुदारा अगर आप किसी लड़की को बाइक चलाता हुआ देख रहे हैं, गाड़ी चलाता हुआ देख रहे हैं, रादर देन मेकिंग हर अनकम्फर्टेबल, प्लीज़ उसको स्पेस दे दें. अगर वो बाइक पे जा रही है तो उस पर आवाज़ें लगाने की बजाय अगर आप उसे रास्ता दे देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा. इससे आपकी तरबियत भी ज़ाहिर होगी और उस लड़की के लिए, उस बच्ची के लिए भी बड़ा कन्वीनियंस होगा जो शायद किसी मजबूरी में, किसी ज़रूरत के तहत रोड के ऊपर निकली है. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी लड़कियों को अनकम्फर्टेबल होती हैं और हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं. इवन मैं भी जब रोड पे जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चियाँ बाइक पर जा रही हैं, स्कूटीज़ पे जा रही हैं, साइकिल पे जा रही हैं और अपने घर के काम, अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. सो उनको अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, कुछ और ना करें, स्पेस देते हैं. यही इस बात का क्रक्स था. प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी. इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल. फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा. कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.